ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं मौजूदा राजनीतिक दौर की। राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या विचार है राजनीति का। और यह चर्चा इसलिए क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। 45 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी अस्तित्व में आई थी और अब लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज भी है। 2014 से लगातार 98 में सरकार बनी, 96 में पहली बार बनी थी। 2 सांसदों की पार्टी, 1984 में 2 सांसद अस्तित्व में आने के 4 साल बाद, और फिर 161 सांसद 1996 में, सबसे बड़ी पार्टी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 98 में बनी, 99 में बनी, और अब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एक्सटेंशन पर हैं, पर उन्होंने ताल ठोकी कि बीजेपी ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया और इसीलिए आज हम सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर दुनिया में पार्टी बने हुए हैं। यह बात हमारे विरोधी भी कबूलते हैं। अब विचारधारा से समझौता नहीं किया, या दरअसल एनडीए के जो घटक हैं वो अपनी विचारधारा से अब समझौता करने को तैयार हो गए हैं। वो बीजेपी की जी हजूरी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है या उनके लिए जरूरी भी हो गया है, क्योंकि ये दौर क्या दरअसल हिंदू तुष्टीकरण का शुरू हो गया है। सालों तक, दशकों तक मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ। राजनीतिक दल उन्हें एक वोट बैंक की तरह सहेजते रहे, उनकी तरफ केंद्रित रही राजनीति। लेकिन बीजेपी ने पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। क्या वो हिंदुओं की बात कर रही है, मुसलमानों की बात ही नहीं करती, और अब मजबूरी हो गया है गठबंधन के लिए भी, बाकी घटकों के लिए, कि वो बीजेपी के साथ कदम ताल करते दिखाई दें और तिलांजलि दे दें अपनी विचारधारा को, जैसा जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी, एलजेपी करते दिखाई दिए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो अब कानून भी बन चुका है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल वो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं मौजूदा राजनीतिक दौर की। ये नए दौर का राजनीतिक संस्करण क्या कह रहा है। और ये सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज 46वां स्थापना दिवस है बीजेपी का। 45 साल पहले अस्तित्व में आई बीजेपी, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हमारे विरोधी भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, हमारी ताकत को पहचानते हैं, और हमने वोट के लिए, सत्ता के लिए विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। 370 राम मंदिर जैसे वादे पूरे करने के बाद 3 तलाक, सीएए और अब वक्फ का कानून बनाया गया। अब थोड़ा सा यहां पर आधी अधूरी जानकारी दे गई ताल ठोकते हुए जगत प्रकाश नड्डा। विचारधारा से समझौता तो किया, गठबंधन धर्म भी बाकायदा निभाया। गठबंधन धर्म जरूरी है और मजबूरी है, उस काल से भी होकर बीजेपी गुजरी। 2 सांसदों की पार्टी, 1984 में 2 सांसद हुए, 80 में बन गई थी पार्टी, और 1996 आते आते अस्तित्व में आने के सिर्फ 16 साल में ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी। 161 सांसद हो गए, 13 दिन की सरकार बनी थी। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भाई 80 में नहीं आई, उससे पहले हिंदू महासभा होती थी, वो ठीक है, पर मैं सिर्फ विशुद्ध बीजेपी की बात कर रहा हूं। और फिर 98 और 99 दोनों बार सरकार बनाने में कामयाब हुई। अगुवाई कर रही थी एनडीए सरकार की बीजेपी। पर वही राम मंदिर का मुद्दा जो जगत प्रकाश नड्डा अभी जिसका जिक्र कर रहे थे, या अनुच्छेद 370, या समान नागरिक संहिता, ये जो कंटेंशियस इश्यूज थे, जो डीएनए था, जो दरअसल जिस विचार पर अस्तित्व में आई बीजेपी, उनको हाशिए पर रखने को तैयार हो गई थी बीजेपी, क्योंकि बाकी घटकों का दबाव था। एनडीए का संयोजक भी बीजेपी से नहीं था, जॉर्ज फर्नांडिस वो संयोजक थे।
आम सहमति से सारे फैसले लिए जाते थे, घटकों से पूरी सलाह मशवरा की प्रक्रिया निभाई जाती थी। न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, एक बाकायदा लिखित एक खाका तैयार था। पर फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, उस बीच में 282 सीटें भी ली और 303 का आंकड़ा भी छुआ बीजेपी ने। वो विशुद्ध नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार थी 2014 और 2019। पर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं है। 240 का आंकड़ा, 32 कम बहुमत के आंकड़े से, तो ये एनडीए की सरकार, लेकिन कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। 4 जून को जब नतीजे आए, ऐसा लगा कि बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत है, तो जेडीयू टीडीपी, खास ये दो पार्टियां, टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 जो सीटें हैं, उसके चलते बीजेपी के लिए संकट की घड़ी आएगी। ये लोग आंखें तरेरेंगे, अपना एजेंडा लागू करवाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत, और इसका ताजा उदाहरण है वक्फ संशोधन विधेयक। जो नीतीश कुमार खैर ख्वाह बनते थे, धर्मनिरपेक्षता की जो अपनी छवि एक तमगे की तरह, लाइक अ बैज ऑफ ऑनर कैरी करते थे, भाई 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, 2 बार साथ छोड़ दिया। या रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान ने 2002 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि गुजरात में दंगे हुए थे गोधरा कांड के चलते। आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी की चवन्नी नहीं मैं कि कोई कहीं भी उछाल दे, और 36 बिरादरियों की नुमाइंदगी कदम भरते थे। और सड़क पर और छतों पर नमाज को लेकर जब विवाद हुआ, तो जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984, पुलिसिंग द ऑरवेलियन 1984, ये ट्वीट करते हैं जयंत चौधरी, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर सुर में सुर मिलाने लगते हैं बीजेपी के। और टीडीपी, वो टीडीपी जो 98 में बाहर से समर्थन देकर अपना ही स्पीकर, अपनी सारी चीजें मनवा लेती थी, और 2018 में छोड़ दिया था एनडीए का साथ कि विशेष पैकेज नहीं दिया हमें, और 4% मुस्लिम आरक्षण की पैरवी खुलेआम करती थी, अब बीजेपी के साथ कदम ताल करती दिखाई दे रही है। ऐतराज दर्ज भी कराया कि नहीं जी, गैर मुसलमानों की जगह नहीं होनी चाहिए वक्फ बोर्ड में, लेकिन बीजेपी ने नहीं मानी, तो साथ हो लिए। तो जो बीजेपी कहे वही सही। क्या हम राजनीति के उस दौर में आ गए हैं? एक दौर था मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुसलमानों के वोट कौन लेगा, उसमें धर्मनिरपेक्षता की ताल ठोकी जाती थी, गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती थी, राजनीति का केंद्र बिंदु था वो। पर यह बदल दिया है क्या बीजेपी ने? अब वो खुलेआम हिंदू तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदुत्व की राजनीति, वो उसका यूएसपी हो गया है क्या? और चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, या जयंत चौधरी, या चिराग पासवान, उन्हें भी यह समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ ही चलना होगा। ये अपनी विचारधारा के चक्कर में रहे तो ना घर के ना घाट के, वो वाला खेल तो नहीं हो जाएगा। और यही समस्या आज की तारीख में, घटकों की बात छोड़ दीजिए, विपक्षी खेमे की भी है क्या? विपक्षी खेमे में तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। अब तो एक्ट हो गई, कानून बन गया, तेजस्वी भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस थोड़ा असमंजस में अभी भी दिखाई देती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, वो नहीं बोले इस विधेयक पर, गैर हाजिर भी पाए गए। जब पेश हो रहा था 12 बजे, वो तो 12:45 पर आए, लंच के बाद फिर गायब हो गए, फिर शाम को 6:05 पर आए लोकसभा में। और सोनिया गांधी नहीं बोली, प्रियंका गांधी वाड्रा वो तो अमेरिका में थी, अब उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, लेकिन केरल की राजनीति गरमा रही है इस बात को लेकर।
तो एक नए दौर में एक नया संस्करण राजनीति का शुरू कर दिया है और इसी पर अब डटी हुई है क्या बीजेपी, और आने वाली राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसमें साथ साथ दो तीन चीजें और जोड़ दूं। आज का दिन, आज का घटनाक्रम और दिलचस्प है। स्थापना दिवस तो मनाया ही बीजेपी का, गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सनातन धर्म, वो रामनवमी है तो कन्या पूजा की भी तस्वीरें सामने आई, कन्या पूजन उन्होंने किया। संभल में एक नई चौकी का उद्घाटन हो गया है जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया है। संभल नई प्रयोगशाला बन गया है हिंदुत्व की इस राजनीति का, हिंदू तुष्टीकरण भी आप कह सकते हैं। संभल में ही रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। तनाव की स्थिति पश्चिम बंगाल में भी बनी हुई है। यही आगे जारी रहेगी क्या, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी की जी हजूरी जरूरी या मजबूरी घटकों के लिए जो सहयोगी हैं बीजेपी के, और हिंदू तुष्टीकरण नए दौर का सियासी समीकरण। चर्चा में मेरे साथ आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। आज मैंने दरअसल देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाया है, और इनमें सबसे वरिष्ठ हैं विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस पर खास निगाह बनाए रखते हैं, अंदर खाने क्या हो रहा है इनको अच्छी खबर होती है। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार। राकेश शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। ये जो दौर है राजनीति का, इसमें ये कसारी मसारी भी जो हो रही है, उसी के लेखक, ये बड़ी मशहूर किताब है, ट्रेंड कर रही है, नंबर 1 है। मनोज राजन त्रिपाठी उसके लेखक मेरे साथ हैं, और इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बेकार आदेश रावल। और आदेश, 2 महीने पहले आपने ये हिंदू तुष्टीकरण शब्द इस्तेमाल किया था। दिल्ली के चुनावी नतीजे आ रहे थे और आपने कहा कि देखिए, एक दौर मुस्लिम तुष्टीकरण का था, अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर शुरू हो गया है और गाहे बगाहे सभी को उसी राह पर चलने को मजबूर किया जा रहा है। और ताज़ा मिसाल क्या, हम वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून बन गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, उससे मिलता है क्या कि नीतीश हों, नायडू हों, सब साथ जाते दिखाई दिए, विचारधारा अपनी छोड़ दी, भूल गए उसे। देखिए संदीप जी, विचारधारा आज के दौर में ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है राजनीतिक लोगों के बीच में, क्योंकि विचारधारा को छोड़ के लोग लुटियंस के बंगले के लिए पार्टी छोड़ देते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि हिंदू तुष्टीकरण, और इसमें सवाल फिर ये उठता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन्होंने अपना भाषण क्यों नहीं दिया। दरअसल जब वक्फ बिल आया तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बैठक हुई, और उस बैठक में ये तय किया गया कि इस बिल का जो मेन एजेंडा है वो है एक बार फिर से पोलराइजेशन, हिंदू और मुसलमान के बीच पोलराइजेशन और मुसलमान और मुसलमान के बीच पोलराइजेशन। ये इसके 2 मेन एजेंडे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुताबिक। तो अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप यानी खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी भाषण देते, तो फिर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो पिछले 10 साल से टैग लगा हुआ है कि ये मुसलमानों की पार्टी है या उनका तुष्टीकरण करती है, वो एक बार फिर से साबित होता और ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो जाता। इसीलिए ये तय किया गया कि जो नेता हैं खासतौर पर राज्यसभा में और लोकसभा में, और जो मुस्लिम नेता हैं वो, और उसके अलावा पार्टी की जो लीडरशिप तय की गई है पदों के हिसाब से, वो लोग इसके ऊपर बात करेंगे, भाषण देंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी। दूसरा ये भी तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता इस बिल को फाड़ेगा नहीं, कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई वॉकआउट नहीं करेगा। सबको अपनी बात रखनी है, विषयों पे बात करनी है, इस बिल के मेरिट्स और डिमेरिट्स से बात करनी है, ताकि ये संदेश जाए देश के बीच में कि नहीं, कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ लड़ती हुई दुकान खोलने की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और जब वक्त आता है तब नदारद दिखाई देते हैं। इतनी रक्षात्मक मुद्रा है, इतना डिफेंसिव हो जाएगी तो कांग्रेस, तो बीजेपी तो फ्रंट फुट पर खेलेगी और बाकायदा खेल रही है, स्टेप आउट कर रही है अब तो।
नहीं, देखिए ये सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों और दलितों ने अपना वोट दिया था, तो उनके बारे में अक्सर राहुल गांधी बात करते हैं। और जहां तक मुझे याद आता है कि 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूं, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का फर्ज ये बनता है कि मैं सबकी बात करूं, जो भी विक्टिम है या जिसकी बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का उस टाइम दबाव था। लेकिन अब राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है और ये उन्होंने खुद चूज किया कि उन्हें एलओपी बनना था, अब वो बात नहीं उठाई, तो पार्टी के अंदर इस बात पे चर्चा थी। लेकिन उनका तर्क ये था कि इससे और ज्यादा पोलराइजेशन होगा हिंदू मुसलमान के बीच, और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगेगा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुसलमानों के तुष्टीकरण की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह सकती कि बीजेपी जो है वो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। शायद ये कहने से बचती है क्योंकि उनको लगता है कि इससे नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इसी साल बिहार में चुनाव है और पिछले एक साल में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी है। तो स्ट्रैटेजिक मूव है, मैं इसको ऐसे कहूंगा। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ हाल ऐसा हो गया है क्या कांग्रेस का? you'll have to take a stand ना, कहीं तो आप खड़े होते अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं, अगर इसको आप ऐसे सोचेंगे तो मैं ये ऐसा नहीं मानता, क्योंकि लोकसभा चुनाव इसका ताजा उदाहरण है, जहां आपको एक बड़े समुदाय ने वोट दिया, जहां एक बड़ी जाति ने वोट दिया। उसको बिल्ड ऑन करना था ना, उसको और आगे बढ़ाना था वो दायरा। ओबीसी की है। मैंने कहा ना कि जो पार्टी के रणनीतिकार थे उनको लगता था कि अगर राहुल गांधी इसके बारे में बात करेंगे तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला के फिर से कहेगी, देखिए मुस्लिमों के तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते। वो तो कहेंगे, राहुल गांधी कोई भी बात पकड़ लेंगे। जो हिंदू ट्रस्ट है, जो मंदिर है, नहीं देखिए ये तो पार्टी का फैसला होगा। ठीक है, पार्टी का फैसला है, पर मैं नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा विनोद शर्मा। मतलब दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया का इंतजार आपको भी था, मुझे भी था कि भाई चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, चिराग पासवान क्या कहते हैं, जयंत चौधरी क्या कहते हैं, वो दबाव में कितना आएंगे। दबाव में कांग्रेस भी आती दिखी, वो तो दबाव में दिखे ही, वो तो बीजेपी की जो जी हजूरी करते दिखे, वो मजबूरी है या अब जरूरी हो गया है ये उनके लिए? देखिए संदीप, एक लेवल पे जो आप पूछ रहे हैं वो वाजिब है, लेकिन दूसरे लेवल पे बेइंसाफी है ये। पूरी पार्टी के लोग खड़े होके मुस्तैदी से इस बिल के खिलाफ बोले। खारगे साहब बोले, अध्यक्ष है ना पार्टी के, वो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बोले कि नहीं आगे आके। जो इमरान प्रतापगढ़ी है वो राहुल गांधी का अपना हैंड पिक्ड आदमी है इन द राज्यसभा। मैं समझता हूं उसकी अकेले की स्पीच बाकी सबकी स्पीच मिला के उस पर भारी थी, और जवाब नहीं था बीजेपी के पास उससे कोई जवाब नहीं था उसका। उसने किसी को अपसेट नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी, बड़ी खूबसूरती से शायराना अंदाज में ऐतिहासिक तथ्य बयान किए। देखिए ये टैक्टिकल मूव है, ये स्ट्रेटेजिक मूव नहीं होता, इसको टैक्टिकल बोलते हैं। ये टैक्टिकल एब्सेंटेइज्म है ये जो गांधी परिवार है उसका, क्योंकि सच में बीजेपी छोटी सी बात लेके उड़ती और कहती देखिए ये कह दिया और वो कह दिया। बिहार में होने वाले इलेक्शन, नहीं, अब वो दूसरा, मेरे सवाल का दूसरा अंग टैक्टिकल एब्सेंटिज्म थी राहुल गांधी की, पर ये टैक्टिकल जो कंसेंसस या टैक्टिकल हाँ करते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दिखाई दिए, इसे आप कैसे रीड करते हैं? ये तो पहले दबाव बनाते थे ना पहले मैं इस पे आ रहा हूं मैं, और ये भी आपको मैं इंगित करता जाऊं कि माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा में विषय में लिया, पार्टिसिपेट किया क्या? उन्होंने तो एक नियम बना लिया है कि जब पार्लियामेंट मिल रही होती हो तो विदेश यात्रा पे निकल लेते हैं वो। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, तराजू सही हाथ से पकड़िए। यहां पर लीडर ऑफ द हाउस ने एक शब्द नहीं बोला। आप देखिए जो लीडर है दोनों पार्लियामेंट में, सबके लीडर माने जाएंगे प्रधानमंत्री, वो तो थे ही नहीं, नदारत थे इस बहस से, तो उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, अब आते हैं हम इनके अलाइज पे। देखिए टीडीपी सेफ विकेट पे है, वो आज के दिन पोजीशन नहीं भी लेती तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसको पोजीशन लेनी पड़ेगी जब इलेक्शन होने वाले होंगे वहां।
वहां इलेक्शन आज के दिन होने वाले नहीं है। द ओनली स्टेट जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, इन्होंने नीतीश को मार दिया है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश ने हामी भरी थी उस स्पीच के लिए, जो स्पीच लल्लन सिंह ने बोली लोकसभा में? किसी को पता है कि उनकी राजीनामा था कि नहीं इसमें? और कौन दावा करके ये कह सकता है कि वो ऐसा निर्णय लेने की स्थिति में है हेल्थवाइज? नहीं, ये पर बड़ा सवाल है। कोई इस लल्लन पर सिंह रद्द नहीं कर अध्यक्ष रहा। रह चुके हैं जेडीयू के, और पहले भी इस स्पीच से पहले, और मैंने पूरी स्पीच सुनी थी विनोद, इससे पहले भी वो कहते पाए गए हैं सार्वजनिक मंचों से कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो क्या एक चर्निंग भी हो रही क्या है, ये विचारधारा त्यागी जा रही देखिए, है, या नए विचार का चोगा ओढ़ा जा रहा है? भैया नीतीश का नाम लेकर ये इस पार्टी को बीजेपी अपने हिसाब से चलवा रही है। आप समझिए इस बात को। उन्होंने नीतीश का नाम तो कम लिया, मोदी जी का ज्यादा लिया अपने भाषण में। लिया कि नहीं? आपने अगर उनकी स्पीच पूरी हाँ सुननी हाँ हो तो। हाँ। और ऐसी स्पीच इस पार्टी के किसी नेता से मैंने आज तक नहीं सुनी, और वो भी ऐसे अहम मुद्दे पर। और अगर नीतीश कुमार ने तो हटाया था इनको अध्यक्ष पद से। किसने हटाया था? नीतीश ने तो हटाया था इनको। देखिए, बात यह है, किसी को पता नहीं है कि उस पार्टी का नेतृत्व आज किसके हाथ में है। उस पार्टी के अपने हाथ में, या भारतीय जनता पार्टी के बीच हेड्स होते हैं, जो नहीं नहीं, विरोधी एनिमी आपने नीतीश एक अपना कुमार की टापू बना। तो जो सेहत है उसका भी जिक्र कर दिया। चिराग पासवान तो हट्टे कट्टे जी हैं, हाँ। बिल्कुल युवा हैं, नौजवान हैं। पिता ने गोधरा कांड के चलते एनडीए का तो साथ छोड़ दिया था। अभी साल भर भी नहीं हुआ यार सरकार बनने को। अभी इलेक्शन का टाइम आएगा, अब उसने अपना रिस्क लिया है, वो भी नुकसान उठाएगा। देखिए, ये जो पासवान, अब ये चिराग पासवान है, इसके पास अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, उनके पिताजी होते, कोई तरीका निकाल लेते कि अपने आप को इस पूरे प्रकरण से डिस्टेंस कर लेते। और उन्होंने कोशिश की थी, ये बेकार की बातें हैं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, बीच में कहा उन्होंने। लेकिन जब वक्त आया तो वोट डाल दिया वहां पर। तो ये सिर्फ बिहार की जो पार्टियां हैं नहीं, इसमें उनको अब नुकसान बीजेपी होगा। रास्ता और नहीं दे रही है क्या? एक होता है ना किसी को घेर लेना, बॉक्सिंग कर देना। अब बीजेपी रास्ता देने को तैयार नहीं है। वो बीजेपी जो देखिए, अटल बिहारी के काल में कंटेंशियस इश्यूज को बैक बर्नर पर डालने को तैयार थी, अब नहीं है तैयार। कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है, बावजूद इसके कि देखिए, अपने दम पर बहुमत नहीं है बीजेपी के पास। विनोद, वो बीजेपी जो थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो गांधीयन सोशलिज्म पे चलती थी। और क्यों गांधीयन सोशलिज्म अपनाया था उन्होंने? क्योंकि ड्यूल मेंबरशिप पे सरकार की थी जनता पार्टी की। तो वो डाइल्यूट कर रहे थे अपनी हिंदुत्व डायमेंशन को। लेकिन ये जो पार्टी है, ये उजागर करके चलती है। और जो दूसरे जो हैं, उनकी जो यूएसपी है, उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है उनके पास, वो मुस्लिम लोग वोट को चिटका रहे हैं इन पार्टी से, ताकि उनका प्रभुत्व पूरा बिहार में जमे। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये छोटी पार्टियों का निशाना बनाकर ठीक उसकी है हत्या में मनोज समेट राजन रहे हैं। त्रिपाठी, पर यहां पर मैंने 3 घटकों का जिक्र किया है, तो चौथे घटक की भी बात कर ली जाए। वो हैं जयंत चौधरी। अब ये उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी, वो तो जिस विरासत से आते हैं, 36 बिरादरी की नुमाइंदगी करने का दम ताल ठोकी जाती थी चौधरी चरण सिंह के जमाने से। और मुजफ्फरनगर के दंगे भी हुए, नुकसान भी हुआ आरएलडी को। उसके बाद वो मर्रम लगाते हुए दिखाई दिए थे अजीत सिंह। अब यहां पर बिल्कुल ही उल्टी गंगा जो बहा दी है, ये सियासी मजबूरी हो गई है क्या अब जयंत चौधरी की या घटकों की, कि बीजेपी जो कहे वही सही, उसी की लाइन पर चलना होगा, रास्ता ही नहीं बचा है? कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कोई रास्ता नहीं बचा आरएलडी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जमीन अभी है नहीं। बसपा अपने आप को खुद ही साइडलाइन किए हुए है, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद यहां पर है जो अपने आप को बीजेपी के टक्कर में लाती। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा आपको। अगर आपको याद हो, कल्याण सिंह, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ढांचा गिरा हुआ अयोध्या में, उनसे नाराजगी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। तो ढांचा गिरने से बड़ी खबर मैं तब मानता हूं जब मुलायम सिंह के साथ कल्याण सिंह एक मंच पर खड़े हुए, और एक मंच पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के पक्ष में नारे लगाए, जबकि दोनों की राजनीति
ध्रुवीकरण को लेके थी। हाँ, वो मस्जिद बचाना चाहते थे, वो मस्जिद गिराना चाहते थे। वजह ये थी कि इट्स ए मैटर ऑफ सॉल्ट। बीजेपी के पास आज नमक है तो सोडियम चाहिए ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में सोडियम चाहिए जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी इससे पहले अखिलेश के साथ शाना बशाना पूरी गलबैया डालकर सारी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन उनके मुताबिक उनको वो चीजें मिल नहीं रही। और मुजफ्फरनगर चुनाव के बाद से जो स्थितियां आरएलडी की खराब होती चली गई, खासकर पश्चिम में, वो लेगेसी चरण सिंह वाली, अजीत सिंह वाली और जयंत तक आते आते थोड़ी सी डिके भी कर गई। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, और खासकर उत्तर प्रदेश, राम मंदिर वाला उत्तर प्रदेश, हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाला उत्तर प्रदेश, और खासकर एक योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश, जहां पे रोज नहीं, आज की ही तस्वीरें आप देखो गोरखपुर से, जो रामनवमी की, चलिए कन्या पूजन हो रहा है, अच्छी चीज है, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कार हैं, पर बाकायदा अब ताल ठोकी जा रही है। संभल में चौकी का उद्घाटन हो गया, नाम सत्यव्रत है, या रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई संभल में, पीछे हटने का नाम नहीं है। ये सिर्फ जयंत चौधरी तक सीमित नहीं है, अब चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, बाकी जो छोटे छोटे घटक हैं, वो रेनबो कोएलिशन जो बनाई जाती थी, अब वो जो जिस विचार को वो संबोधित करते हुए या उसको उसके साथ चलते दिखाई देते थे, वो विचार तो खत्म ही होता दिखाई दे रहा है। मनोज, बिल्कुल, निषाद पार्टी और राजभर ये दोनों ही इस तरीके की पार्टी हैं जो किसी ना किसी वक्त पर अपने लिए फायदे का जो सौदा उनके एक मानक होते हैं, वहां तक वो जाने की कोशिश करते हैं और बार बार पलट के यहीं तक आते हैं। आपने बात की स्पेक्ट्रम की, रेनबो की बात की है, तो अगर गौर करेंगे तो एक रे आती है और उससे स्पेक्ट्रम निकलता है, लेकिन उल्टी तरफ से देखेंगे तो रे एक ही आ रही। यही वजह है कि चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे रालोद हो, चाहे राजभर, ये सारे लोग अब बीजेपी के साथ रहने को मजबूर है। ये मजबूरी भी है और यही इनका चुनाव भी यही है। इसके अलावा इनके पास कोई चांस नहीं है कुछ करने का। अखिलेश यादव या चांस छोड़ा नहीं गया है, 2027 में अब वो गुंजाइश ही नहीं दी जा रही क्या? वो मनूवरिंग रूम नहीं दिया जा रहा है क्या घटकों को? वो वजह है जैसे कि बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी एक नीति बनानी पड़ी कि वो इस मुद्दे पर नहीं बोलेगी, ना ही हिंदू तुष्टीकरण कहेगी, नहीं कहेगी। तो हिंदू तुष्टीकरण वास्तव में जब रोजगार की बात ना हो, जब परीक्षाओं की बात ना हो, जब तमाम सारी चीजों पे उत्तर प्रदेश में रोक लगी हो, नतीजे नहीं आ रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही हो, उन सारी चीजों को किसी संभल से लेकर और किसी अयोध्या तक, किसी रामनवमी, किसी होली में तिरपाल बांध देना मस्जिदों पर, रोज इन पर उलझाया जा रहा हो अगर, तो वास्तविक तौर पे कोई विकल्प नहीं बचता। स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है कि या तो हिंदू पर बात होगी या मुस्लिम पर बात होगी, कभी किसी ठेले पे उत्तर प्रदेश का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हो रही है और मीडिया भी उन्हीं खबरों के अंदर उलझा हुआ है। वो टैरिफ वॉर हो गया, घमासान हो गया, पर हिंदू मुसलमान से फुर्सत किसी है। पर दरअसल संजय, क्या एक चीज अब यहां हम कह सकते हैं बिना लाग लपेट कि ये एनडीए नहीं है, अब ये एनडीए गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन है, जिसमें बीजेपी जैसा कह रही है वैसे ही बाकी घटक चल रहे हैं। निश्चित रूप से संदीप, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एनडीए का सिर्फ लेबल है, बस लेबल लगा हुआ है, लेकिन लेबल जो चिपका हुआ उसके अंदर अगर आप जाके देखें तो बिल्कुल बीजेपी की शुद्ध सरकार है। सारी चीजें बीजेपी का ही विचार है, बीजेपी का शुद्ध सरकार है, बीजेपी का विचार है, मिलन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं मैं उन बातों से पूरी तरह सहमत हूं कि बीजेपी एनडीए का सिर्फ लेबल है, लेकिन सरकार और विचार सारे बीजेपी की है। इस सरकार को अगर आप किसी भी नजरिए से देखने की कोशिश करें तो पर ऐसे में घटकों को क्या, देखिए कोई नादान नहीं होता, कोई मासूम नहीं है। राजनीति में सब साम दाम दंड भेद के खेल सब जानते हैं। ऐसे ही 20 साल कोई बिहार जैसे राज्य की सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, द ग्रेट कमबैक मैन, जो इस सदी के स्टार्टिंग में वो उनकी क्या क्या कसीदे पढ़े जाते थे, ओब्लिवियन में गए फिर वापस आ गए, या जयंत चौधरी हैं या चिराग पासवान, इनको ये नहीं मालूम कि बीजेपी खा जाएगी, इनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, अस्तित्व वजूद ही खतरे में है। देखिए, तो फिर ये साझा क्यों कर रहे हैं या साथ साथ क्यों जा रहे हैं?
देखिए, क्रिकेट की भाषा में कहूं कि कई बार होता है, एक बड़ी मजबूत टीम होती है लेकिन आपके कुछ विकेट पहले गिर जाते हैं तो आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है थोड़ी देर। आपको मालूम है कि हमें विकेट भी बचाना है लेकिन विकेट बचाते हुए रन नहीं बन रहे हैं। मुझे लग रहा है दो पार्टियों का आपने जिक्र किया, स्थिति वैसी ही है। कुछ विकेट गिर चुके थे पहले, उन्हें डटे रहना है मैदान में, रन नहीं बन रहे, उनकी चिंता होगी। नहीं रन बनने का मतलब वो अपना जो जनाधार, उनका ट्रेडिशनल जनाधार है, उसको कुछ गंवा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि पूरी पारी खेलनी है, पूरी पारी खेलनी है तो हमें धीरे धीरे खेलना होगा, और विकेट पर डटे हुए हैं। और वही धीरे धीरे खेलने का मतलब है कि वो बीजेपी का भी साथ दे रहे हैं। एनडीए का पहला दौर था, जो वाजपेयी दौर की अगर हम बात करें तो शासन की जो शैली थी वो सर्वसम्मति से जी फैसले लिए जाएंगे, एक दूसरे का लिहाज किया जाता था। पर अब तो बिल्कुल एकीकृत, अगर मैं कहूं केंद्रीकृत शासन से शैली हो गई है। देखिए, इसकी वजह है उस वक्त का के एनडीए में बीजेपी का जो अस्तित्व था वो बहुत कम था, 182 सीट्स। आज के बीजेपी में, आज के एनडीए में 2024 में भले ही बीजेपी को अपने दम पर सत्ता नहीं मिली, सरकार नहीं बना पाए, फिर भी 240 है। 240 और 182 में फिर भी बहुत फर्क है। और उस वक्त बीजेपी के ये पता नहीं था बीजेपी कितना लंबा सफर तय करेगी। बुद्धपाल सिंह हमारे दर्शक बरेली वासी हैं, वो कह रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए छोटे दलों द्वारा सत्ता पक्ष की जी हजूरी उनकी मजबूरी है। अस्तित्व या अस्तित्व खत्म ना कर बैठे, ये दोधारी तलवार है क्या? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है आपकी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। तभी कार्यकर्ता भी उत्साहित रहता है, सत्ता में नहीं हुए तो कार्यकर्ता भाग एक जाता चुनाव है। हार गए कोई बात नहीं, 2 चुनाव, लेकिन अगर आप लगातार चुनाव हारने लगेंगे तो फिर पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यही है जो हमारे यहाँ दर्शक पर एक पूछ रहे दूसरे हैं। दर्शक हैं, वो थोड़ा सा इसमें एंगल और नुआंस दे रहे हैं। प्रदीप कुमार हैं, बिलासपुर वासी, छत्तीसगढ़ वाले बिलासपुर की बात है। ये बीजेपी की नहीं बल्कि सत्ता की जी हजूरी और मजबूरी है कि सत्ता, ये बीजेपी ना होती, कांग्रेस होती तो वो उसके साथ भी हो जाती। बिल्कुल मुझे लग रहा है इन्होंने जो परिवर्तन किया अपने सवाल में दूसरे व्यक्ति ने, बहुत सही है। ये बीजेपी की जी हुजूरी नहीं है, ये सत्ता की जी हुजूरी है। अगर बीजेपी को आप वहां से हटा दें, अब बड़ा विचार हिंदू तुष्टीकरण का, दक्षिण पंथ का, राइट विंग का हो गया है क्या संजय? बिल्कुल बहुत साफ है। अगर आप पिछले 11-12 साल की राजनीति को देखें, जिन बातों का जिक्र अभी हम शाम से कर रहे हैं कि भाई जब अगर एक बिल की पेशी होती है, को पेश किया जाता है लोकसभा में, और इस डिबेट में कई लोग जो चाहते हैं कि इसका विरोध करें लेकिन उस विरोध करने से बचते हैं, अपनी बात कहने से बचते हैं कि नुकसान ना हो जाए, और जबकि पता है कि विरोध तो करना है, बाकी लोगों के जरिए कराया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बताता है कि सत्ता की धुरी या विचारधारा की धुरी कहां है, और उस धुरी के ही इर्द गिर्द आपको घूमना पड़ेगा। और ये सिर्फ भारत तक सीमित थोड़ा है संजय। अगर हम दुनिया भर में देखें, जैसे पिछली सदी जो थी, 20th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का वो युग था और हमने बहुत सारी क्रांतियां देखी। ये 21वीं सदी दरअसल दक्षिण पंथ की राइट विंगर्स का, राइट आइडियोलॉजी का ये दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल, कई अगर देशों की सरकारों को देखें आप, अगर आप फ्रांस की बात करें, अगर आप जर्मनी की बात करें, आप यूएस की बात करें, कई देशों को, यही उपेंद्र पांडे हमारे दर्शक भी कह रहे हैं, 60 और 70 के दशक के लेफ्ट विंग दौर से इतर वर्तमान राइट विंग की राजनीति अब शुरू हो गई। बिल्कुल दुनिया के कई देशों में न सिर्फ उनकी सरकार है, ऐसी पार्टियों की सरकार है जो दक्षिण पंथी विचारधारा से को अपनाते हैं, बल्कि जबरदस्त बड़ी मजबूत सरकार दिखाई पड़ती है। तो सीधा बिल्कुल ट्रेंड बदला हुआ दिखाई पड़ता है, न सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति में, दुनिया के कई देशों की राजनीति में हमें एक ही जैसा। रशीद किदवई, अब ये घटकों की बात, भाई मजबूरी है या जरूरी है, वो बीजेपी की जी हजूरी कर रहे हैं सत्ता की, ये सवाल तो हमने अलग अलग एंगल से इसकी तफ्तीश कर ली। पर ये कांग्रेस में असमंजस किस बात का है? वो बीजेपी के खिलाफ भी है, भाई खुलकर करना पड़ेगा ना, मुखालफत करनी है तो खुलकर करनी होगी। ये संभल कर चलना कि थोड़ा सा हिंदू तुष्टीकरण भी कर लें, थोड़ा मुसलमान भी साथ रहेगा, ये इसी असमंजस में फंसी हुई है क्या कांग्रेस? जी संदीप जी, देखिए ये एक तरीके की कांग्रेस की समय शुतुरमुर्ग की सोच है। वो दरअसल बच के चलना चाहते हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस का एक
चिंतन शिविर हुआ था और वहाँ के ऊपर राजस्थान में, और वहाँ के ऊपर तमाम लोगों ने ये कहा था कि उन्हें भी रिलीजियस आउटरीच प्रोग्राम की ज़रूरत है। ख़ासतौर से हिंदी पट्टी के जो प्रतिनिधि वहाँ पे थे, उन्होंने सबने इस बात की गुजारिश की थी राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे की कि ये एक रिलीजियस आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए। उसका तात्पर्य यही था कि वो जो आप कह रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण की बात, वो कांग्रेस जन को भी उसका मौका मिले। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एक मिजाज होता है, एक सदी में एक सोच होती है। जवाहरलाल नेहरू के समय बहुत विषम परिस्थितियां थी, जो देश में हमें जिन हालात में आज़ादी मिली थी और देश का जो विभाजन हुआ था उसमें धार्मिक उन्माद और कटुता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नेहरू ने अपने मूल्यों से समझौता नहीं करा। और इसीलिए कांग्रेस का एक बड़ा तबका जिसका जो दक्षिणपंथी था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद और टंडन और तमाम नाम गिने जा सकते हैं, उन लोगों ने उसकी नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई, ये बहुत अच्छी बात उठाई रशीद भाई। कंप्रोमाइज नहीं किया। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जगत प्रकाश नड्डा आज ताल ठोकते दिखाई दिए ना अपने 46वें स्थापना दिवस पर कि हमने वोट के लिए, सत्ता के लिए विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। हालांकि थोड़ी सी बात वो छिपा गई, पर यहां पर अब बीजेपी खुलकर कह रही है हम तो अपने विचार पर टिके हुए हैं। तो कांग्रेस को भी तो पलटकर कहना होगा ना, हमारा ये विचार है, ये खाका है धर्मनिरपेक्षता का, गंगा जमनी तहजीब का, ये मोहब्बत की दुकान है जो हम चलाना चाहते हैं। उसमें पीछे क्यों हटती दिखाई देती है फिर कांग्रेस? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मैं आपके माध्यम से यही प्रश्न करना चाहता हूं, हाँ, कि मोहब्बत की दुकान की बात करना तो सही है, लेकिन जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि दिल्ली में एक संप्रदाय विशेष को लोग मकान किराए पे नहीं देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जन वो अपवाद हैं? कांग्रेस जन जो है वो मकान देने को समुदाय विशेष को तैयार है, बाकी लोग नहीं तैयार है? उसका जवाब है नहीं। वो कांग्रेस जन की भी वही सोच है जो बाकी लोगों की सोच है, और इसी की काट जो है वो राहुल गांधी नहीं ला पा रहे। वो एक ज़बानी जमा खर्च करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर के ऊपर जो कांग्रेस में जो वैचारिक एक वो होना चाहिए था कटिंग एज, उसका अभाव है। वीएन गाडगिल जो कांग्रेस के एक विचारक थे, वो कहते थे कि संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों पे कांग्रेस जो है, उनका शब्द इस्तेमाल करते थे, वी फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। तो वो ए.के. एंटनी रिपोर्ट आज तक आई क्या सामने रशीद भाई? कौन सी थी वो ए.के. एंटनी रिपोर्ट? वो कभी सामने आई? आपका विचार क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना। अब कभी आप हिंदू हो जाते हैं, वो जो बीजेपी कहेगी चुनावी हिंदू हो जी, कभी आप हिंदू हो जाओगे, कभी आप मुसलमान हो जाओगे, और जब सही वक्त होगा तो कुछ बोलोगे नहीं। जी देखिए संदीप जी, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुविधा है। भाजपा के हम वैचारिक रूप से उसका विरोध करें, लेकिन भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है वो पूरी विचारधारा को लेके गलत सही जो भी बात है उसके लिए पूर्ण रूप से नहीं विचारधारा के एक्सट्रीम तक जाने को तैयार है। वो यहाँ आदेश भी है, विनोद शर्मा भी है, सब जानते हैं। नहीं, सरसंचालक कहते रह जाते हैं कि भाई नहीं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना ढूंढो। वो कह रहे हैं कि भारत एक खोज को भारत एक खोज मिशन बनाएंगे। दत्तात्रेय होश बोले फिर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मथुरा और काशी में हमारे स्वयंसेवक जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। तो वो उग्र हिंदुत्व की बात भी नहीं छोड़ते और समावेशी हिंदुत्व की लाइन भी, मतलब ऑल फ्रंट्स ऑल गन्स ब्लेजिंग चलती है बीजेपी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने अपना एक जो संकोच का जो भाव था, जिसका आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और दूसरे समय में, उससे संकोच का भाव बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये आप इसको नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि भी मान सकते हैं कि जो बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ बड़े खुल के कर रहे हैं। तो जब बीजेपी संकोच नहीं कर रही, कांग्रेस किस संकोच में है? कांग्रेस क्यों संकोच कर रही है? क्योंकि वो वैचारिक रूप से वो आश्वस्त नहीं है। उनका कार्डर जो है 370 पे भी बटा हुआ है, राम मंदिर के मामले में भी बटा हुआ था, वक्फ बिल के ऊपर भी बटा हुआ है, और इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए। ये बात राहुल गांधी ने तस्लीम करी, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर हम पत्रकार, जो हम बुद्धिजीवी या हम जो लोग जो जानते हैं, उनको हमें पता है कि कांग्रेस में इस तरह का वैचारिक क्लैरिटी का अभाव है। जैसा मैंने गाडगिल जी का उदाहरण दिया कि गाडगिल जी कहते थे कि संवेदनशील मुद्दों पे, भावनात्मक मुद्दों पे कांग्रेस बिखर जाती है। और देखिए अब ये मानस का भी, जनमानस भी जैसे वक्त के साथ ना, हर वक्त का, हर काल एक परिस्थिति का विचार होता है, देयर इज एन आइडिया। तो यहाँ पर जो सुनील है हमारे दर्शक, ये पीछे लाइए हाँ सवाल, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सही तो हिंदू तुष्टीकरण गलत कैसे? ये वक्त आ गया है, हम राजनीति के उस संस्करण पर, उस पथ पर चल रहे हैं क्या राकेश? नहीं, मुझे लगता है कि
अपन हिंदू तुष्टीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, ये सभी लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे से डिगी नहीं है। तमाम विषम परिस्थितियां आई लेकिन वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चली। अब जब राष्ट्रवाद के सूत्र को हम देखते हैं तो हिंदू तुष्टीकरण भी आता है उसमें, हिंदुत्व भी आता है उसमें, भारतीय संस्कृति भी उसमें आ जाती है। तो भारतीय मोदित्व भी कह सकते हैं। हाँ, फिर बार बार जो ये प्रश्न आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पीछे तमाम क्षेत्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद होकर क्यों खड़े हैं। और ये मीना सिन्हा का सवाल है, बड़ा दिलचस्प है जो आपने बात कही। दानापुर वासी हैं बिहार की, वो कह रहे हैं क्या किसान, युवा, बेरोजगार और गरीब हिंदू नहीं है, फिर इनका तुष्टीकरण क्यों नहीं? ये हिंदू तुष्टीकरण के नाम पर असल मुद्दों पर पर्दा डाला जा रहा है क्या? और कांग्रेस इस खेल में फंसी हुई है, फंसा दिया है बीजेपी ने उसे। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। 2009 में मैं गया था उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव कवर करने और उसी समय पर वरुण गांधी जी ने एक बयान दिया था। मैं आपके पीलीभीत के पास एक जगह पे, वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक सभा थी। उस सभा में मैं गया, खेत पे सभा थी, वहाँ कम से कम 7,000 लोग थे और उन 7,000 लोगों में बिना मतलब पूरा वस्त्र पहने हुए एक महिला अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में लेके दोपहर में सभा में शामिल होने आई थी। मैं उससे पूछा कि यार तुम इस गर्मी से बच्चे को लेके क्यों आई हो? तो उसने कहा कि ये व्यक्ति हमारे सम्मान के लिए जेल गया है। तो ये हिंदू तुष्टीकरण के जो किसान मजदूर सबकी बात हो रही है, तो जब सम्मान का सवाल आप जोड़ देते तो वहाँ अमीरी गरीबी सब खत्म हो जाती है, वहाँ किसान खत्म हो जाता है, वहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाती है, वहाँ फिर आप जो दिखाना चाह रहे हैं जनता वही देखना चाहती है और उसी पे फोकस कर देती तो है। मतलब नैरेटिव गढ़ने की बात है। राष्ट्रवाद की आपने कहा कि राष्ट्रवाद का मुद्दा पीछे नहीं छोड़ते हैं, गलवान हो जाता है। चीन को आंखें तरेरने की बात तो छोड़िए, ना कोई गुस्सा है ना कोई घुसेगा, वो कहकर बात खत्म कर दी जाती है। गुस्सा तो हुआ है। वो राष्ट्रवाद भी कैसे पेश किया जा रहा है और कौन क्या सवाल उठा रहा है उस पर भी निर्भर करता है क्या राकेश भाई? संदीप भाई, विधानसभा के चुनाव भी अब राष्ट्रवाद पे होने लगा है। विधानसभा का चुनाव भी अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होने लगा है। एक टाइम था जब लोकसभा का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं होता था, राष्ट्रीय मुद्दे भी नहीं रहते थे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय छोड़िए राष्ट्रीय मुद्दों पे विधानसभा चुनाव होने लगे। कौन लड़ रहा है, किसकी पार्टी लड़ रही है? मोदी जी के नाम पे कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। वहीं कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है नेतृत्व का, जो बार बार विषय आता है कि विचारधारा का। विचार तो उन्हें साफ करना होगा ना भैया, आप कहां खड़े हैं? अरे तो विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर चलने वाली कांग्रेस 10 जनपद की विचारधारा पे आके अटक गई है। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस कैसे आगे बढ़ पाएगी? अब कांग्रेस ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि हमको किसके साथ जाना है। भाई केरल को देखते हैं तो आप मौन हो जाते हैं और वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो ये भी कहते हैं क्योंकि केरल में वो ईसाई 173 दिन की भूख हड़ताल पर थे और वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ तो वहां पर तो गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ नाच गान भी हुआ। शशि थरूर कह रहे हैं इसमें तो कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। अब ये कैसे संभव है? पार्टी कह रही है गलत है, सोनिया गांधी कह रही है गैर संवैधानिक है, शशि थरूर कह रहे हैं अच्छी बातें हैं इसमें। उसका कारण है शशि थरूर केरल से सांसद हैं और केरल में जिस दिन तो एक लाइन तो पहले आपको क्लियर करनी होगी ना, क्या पार्टी बैठ करता है नहीं करती है? मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब आपके कांग्रेस की पुरानी विचारधारा जब स्पीड ब्रेकर पे रुक गई है 10 जनपद के, गांधी विचारधारा से चल के जो नए गांधी विचारधारा पे अटकी हुई है, ऐसे में सामंजस्य कैसे बनेगा? राहुल कुछ और कहते हैं, प्रियंका कुछ और कहती है, सोनिया कुछ और कहती है। तो कांग्रेस के अंदर जो राशिद जी बोले बिल्कुल सही, एक भ्रम की स्थितियां हैं, किस रास्ते पे हम चलें। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता सब भ्रमित है। हमारे दर्शक मोहाली वासी वो कह रहे हैं बीजेपी कोई भी आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करती, एक ही विचारधारा है कि हर हाल में सत्ता हासिल करनी है। जो अब जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं हम विचारधारा पर कभी समझौता नहीं करते, वो तो किया, सालों साल किया। जॉर्ज फर्नांडिस संयोजक थे, गठबंधन धर्म की दुआई दी जाती थी, बातें मानी जाती थी। अब ताल ठोक सकते हैं तो वो नीतीश अगर झुक रहे हैं तो झुका रहे हैं वो। देखिए संदीप, ये भी वक्त की बात है। संदीप भाई, यदि हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के संयोजक प्रकाश बादल भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद पवार थे। क्या आज एनडीए में अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, जयंत चौधरी ये एनडीए के संयोजक बनने के लायक हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने की स्थिति में है? सवाल इस बात का है कि यदि हम एनडीए तो हैं, चंद्रबाबू नायडू तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार किस पोजीशन पे खड़े?
एक नाथ शिंदे क्या जॉर्ज फर्नांडिस और उनके बराबर पे? एक नाथ शिंदे किस परिस्थिति पे आए? आज पीछे खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या इतनी सीटें आती? आज एनडीए के घटक दलों के लिए मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका वोट उनको ट्रांसफर होता है। वीरेंद्र कुमार जाटव हैं दिल्ली वासी, राकेश, वो कह रहे हैं ये कड़वा सच है कि अब धर्म आधारित राजनीति ने देश में नई करवट ले ली है। एकदम सही है। राम मंदिर निर्माण के बाद, मैं पिछले शो में भी आपसे बोला था और दत्ता जी ने उसकी पुष्टि की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1984 में जो प्रस्ताव पारित किया था, वो प्रस्ताव था अयोध्या, काशी और मथुरा का। उसके पीछे से अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हटी है। तो जहाँ तक धार्मिक राजनीति की बात है, तो धर्म आधारित राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी परहेज नहीं किया और उसी तो को लेकर योगी आदित्यनाथ जी आगे चल रहे हैं। दक्षिण पंथ जो है, हिंदू तुष्टीकरण कहिए, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति, ये एक कड़वा सच है आज की राजनीति का, विनोद। और ये बीजेपी का विचार है। बीजेपी बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है, खुलकर कह रही है हम नहीं करेंगे समझौता, हम तो इसी राह पर चलेंगे। तो कांग्रेस को अपना विचार तो बताना पड़ेगा ना यार। माइट इज राइट, ये कन्वेंशनल विजडम है। आज ही दिन जो वो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज माइट इज राइट। नहीं, पर कांग्रेस को अपना विचार तो पेश करना होगा ना, जो अभी राकेश कह रहे देखिए भाई, या जो रशीद भाई ने भी कहा, एक गांधी का विचार था जिस पर चलती थी कांग्रेस, अब 10 जनपद का विचार है क्या, उसी पर चलेगी कांग्रेस? कांग्रेस का विचार क्या है? देखिए, कांग्रेस जो है, ये बात सच है कि कांग्रेस जो है वो अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर रही है। उसका मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस आज के दिन मुतमईन नहीं है कि ये वो पक्ष अगर स्पष्ट करेगी तो उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा कि नहीं उसको। अभी बड़ी तारीफ हो रही थी यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस की, राकेश जी कर रहे थे। राकेश जी, जॉर्ज फर्नांडिस अपने जीवन का पहला सोशलिस्ट है जो आरएसएस में शीश नवाने गया था, उनके हेडक्वार्टर में। आज तक कोई और सोशलिस्ट नहीं गया उसके हेडक्वार्टर में। तो राजनीति बहुत सी चीजें करवा देती है। और एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आज के दिन अपने आप में आश्वासित नहीं है और अपनी बात देखिए, अब वो दोनों नहीं आए भाई बहन, बोले नहीं, और सोनिया गांधी नहीं बोली। इनका कोई स्पोक्समैन बोला कुछ क्या? किसी स्पोक्समैन ने बाहर निकल के डिफेंड किया क्या कि क्या कारण से नहीं आए थे? तो एक इस तरह से डिस्टोपिया है और मैं समझता हूं कि उसका पार्टी स्ट्रक्चर जो है उसको बदलने की जरूरत है। और अगर राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे सकते तो फिर किसी और को बना दे जो दे सकता है नेतृत्व। नहीं, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है आदेश रावल। आपको अपना विचार तो पेश करना होगा ना भाई, आप किस चीज के लिए खड़े हो। ये गोल गोल घूम घूम कर बातें हैं कि जी मोहब्बत की दुकान, अरे मोहब्बत की दुकान सुन ली, 2 बार आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप कैसे जोड़ेंगे भारत को, वो चीज सामने लेकर आइए ना। इमरान प्रतापगढ़ी ने बेहतरीन स्पीच दे दी, उससे काम थोड़ा चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी है ना लोकसभा में। नहीं, मैं ये मानता हूं कि लीडरशिप जो आइडिया देती है पार्टी को, पार्टी के स्ट्रक्चर को, वो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और यहाँ वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है संदीप जी इसमें कि कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी की, करप्शन की, महंगाई की, अग्निवीर की, किसान की, सबकी बात करके देख ली, लेकिन धर्म के आगे सब बातें छोटी पड़ जाती हैं। उन्हें वोट बैंक का फायदा नहीं मिलता। आप देख लीजिए कि 2019 में राफेल की बात हुई, किसी ने सुनी नहीं, 303 सीट आई बीजेपी की, कांग्रेस पार्टी 44 से बढ़ के 52 पे रुक गई। 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर की बात की, किसान की बात की, चीन की बात की, सारे विषय की बात की, लेकिन राष्ट्रवाद की बात नहीं की, धर्म की बात नहीं की, फेल हो गए। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इसके जो थिंक टैंक है ये इस पे विचार कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा स्ट्रॉन्ग फैसला लिया गया है। अब आप देखिए कि इस वक्फ बिल के ऊपर केरला के जिला अध्यक्ष के नीचे एक महासचिव होते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो राष्ट्रीय खबर थी कि पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इनके पर्सपेक्टिव में क्लियरिटी आने की आवश्यकता है। जो ये अभी 2 दिन का सेशन होने जा रहा है अहमदाबाद में, इस पे भी चिंतन होगा। तो आप देखिए कि महाकुंभ में विचार सामने आएगा क्या? और तुष्टीकरण का जवाब, तुष्टीकरण, एक दर्शक हमारे कह रहे थे कैसे होगा आम आदमी का सशक्तिकरण। यह सशक्तिकरण अब दूर की कौड़ी है, अभी तो राजनीतिक विचार इसी पर चलेगा और हिंदू मुसलमान का घमासान ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है क्या, या हो गया है?
इस पर भी विचार कीजिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।